सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी। और सबसे पहले हम लोग देखेंगे किसके बारे में। देखिए, सबसे पहले तो मराठा स्टेट और मराठा कन्फेडरेसी, इसको हम दो पार्ट्स में बांटते हैं। 1674 से लेकर 1720 तक का जो टाइम पीरियड है उसको मराठा स्टेट, यानी मराठा कन्फेडरेसी का टाइम बोलते हैं 1720 से लेकर 1818 तक। अब ये जो मराठा कन्फेडरेसी वाला टाइम है 1720 से लेकर 1818 तक, इसको हम क्यों कन्फेडरेसी बोलते हैं, इसका कन्फेडरेसी का मतलब क्या है, ये चीज़ अभी आपको जानने को मिलेगी। बट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दी वेल नोन मराठा रूलर छत्रपति शिवाजी महाराज, ठीक है, जिनके बारे में हम लोगों ने कल भी चीज़ें देखी थी। तो सबसे पहले इनका जो जन्म है वो 1627 नहीं 1630 करिएगा यहाँ पे, बिकॉज ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं पे तो 1627 दिया, बट ये 1630 होगा मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज मैंने काफ़ी जगह जो देखा और जो डेट्स वगैरह मैच करके देखा है कि बिकॉज इनकी जो डेथ है वो 50 ईयर्स की एज में हुई थी, ठीक है, 50 साल की उम्र में, और इनकी डेथ है 1680 में हुई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली 1630 के टाइम पे ही इनका जो है जन्म हुआ होगा, ठीक है। ही वॉज बॉर्न एट शिवनेरी फोर्ट में इनका जन्म हुआ था। इनके माता पिता की बात करें, इनके पिता का नाम था शाहजी भोसले, जिन्होंने कि शाहजहाँ की हेल्प करी थी। कहाँ पे? शाहजहाँ की हेल्प करी थी, बिकॉज जब शाहजहाँ यहाँ पे, जो शाहजहाँ कौन था, प्रिंस खुर्रम जिसको हम जानते हैं, ठीक है, तो उसने यहाँ पे जो डेक्कनी सल्तनत से, हमारी डेक्कनी सल्तनत मतलब वही जो हमारी बीजापुर गोलकोंडा अहमदनगर जो कल हम लोग पढ़ रहे थे, तो उनको एनेक्स करने में, खासकर जो अहमदनगर है, बिकॉज बीजापुर और गोलकोंडा तो औरंगजेब ने वो एनेक्स किया था 1686 और 1687 रिस्पेक्टिवली, और उसके पहले अहमदनगर किया था शाहजहाँ ने। तो उसमें हेल्प करा था किसने? मराठा, बिकॉज मराठा उस समय रेडिंग कम्युनिटी होती थी और बहुत टाइम तक रही भी रेडिंग कम्युनिटी, और यही एक लो पॉइंट भी, या फिर हम एक बोल सकते हैं कि एक कॉन्स भी रहा मराठा पूरे एम्पायर का। नहीं तो हो सकता है कि ब्रिटिशर्स का ना रूल रहता, बल्कि मराठास का रहता। अब वो कैसे, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इनके फादर का नाम था शिवाजी भोसले और इनके मदर का नाम था जीजाबाई। रिलीजियस टीचर थे इनके समर्थ रामदास। ये थोड़े से फैक्चुअल चीज़ें, थोड़ा देख लीजिएगा। अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ें। शाइस्ता खान एक गवर्नर था डेक्कन का, जिसको औरंगजेब ने अपॉइंट किया था। कल भी मैंने आपको बताया था कि औरंगजेब 13 साल तक तो उसने नॉर्थ इंडिया पे फोकस किया, बट अब उसका फोकस जो है साउथ यानी डेक्कन की तरफ था, ठीक है। और यहाँ पे यानी पूरे डेक्कन और औरंगजेब के बीच में सिर्फ जो एक रोड़ा था वो थे हमारे शिवाजी। तो इस वजह से शिवाजी को एलिमिनेट करने के लिए औरंगजेब ने हर तरकीब अपनाई। सबसे पहले तो शाइस्ता खान को अपॉइंट किया। शाइस्ता खान ने थोड़ा तो किया, ठीक है। शिवाजी लॉस्ट पूना एंड सफर्ड सेवरल डिफीट्स टिल ही मेड अ बोल्ड अटैक ऑन शाइस्ता खान। तो पहले तो थोड़ा सा उन्होंने सफर किया, बट शाइस्ता खान को रास्ते से हटा दिया, ठीक है, और सूरत को लूट लिया। बिकॉज अभी मैंने बताया रेडिंग कम्युनिटी थी मराठास, बिकॉज यहाँ पे कोई ऐसा ऐसा अभी एग्रीकल्चर नहीं था। यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में अगर हम देखें, आप यूपी बिहार वाले रीजन में ले लो, तो यहाँ पे एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, यहाँ पे एग्रीकल्चर दबा के होता है। बट आप यहाँ पे जाओ महाराष्ट्र रीजन, ये हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कि क्यों ये जो महाराष्ट्र वाला रीजन है, खासकर जो मेजर पार्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र, ये वाटर डेफिसिट रीजन है। अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ा है, जो पिछले वाले बैच के स्टूडेंट उन्होंने पढ़ा है, तो उन्हें पता होगा कि हम लोगों ने एक टाइप ऑफ रेनफॉल पढ़ी थी, ओरोग्राफिक रेनफॉल, जो कि माउंटेन की जैसे होती है, और माउंटेन में जब विंड ऐसे उठती है तो जिस साइड में बादल, मतलब जहाँ पे विंड उठेगी वहाँ बादल बन जाएंगे, और वहाँ पे जो बारिश होती है उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक, और ये होता है विंडवर्ड साइड, और जहाँ बारिश नहीं होती है उसको हम बोलते हैं लीवर्ड साइड। तो महाराष्ट्र का जो ईस्टर्न पार्ट है वो लीवर्ड साइड में आता है, इसलिए वहाँ पे बारिश नहीं होती। तो बारिश नहीं होती है तो फिर रेवेन्यू का जो मेन सोर्स था वो प्लंडरिंग ही था। तो यही जो मराठा कम्युनिटी थी वो खुद को मतलब एक रेडिंग कम्युनिटी थी, ठीक है, और सिर्फ रेडिंग कम्युनिटी बन के ही रह गई, नहीं तो वही जैसे मैंने बताया फेट कुछ और ही होता, ठीक है। तो शाइस्ता खान वाली चीज़ थोड़ा सा याद रखना। ये चीज़ तो मैंने आपको कल हम लोगों ने देखी थी औरंगजेब का जब देख रहे थे कि राजा जय सिंह जो थे ये मुगल्स के अंडर में थे, राजपूत रूलर थे अम्बेर के, और इन्होंने जो है, या फिर औरंगजेब ने इनको अपॉइंट किया था कि शिवाजी को कैसे भी एलिमिनेट करना है। तो इन्होंने अश्योरेंस दिया शिवाजी को कि आप आओ औरंगजेब से मिलने आगरा फोर्ट में, और कुछ नहीं होगा। बट हुआ वही जो औरंगजेब जिसके लिए जाना जाता है, उसने कैप्चर कर लिया शिवाजी को और प्रेजेंट कर दिया। बट जैसे तैसे शिवाजी एस्केप कर गए, जैसे तैसे क्या मतलब अपनी स्किलफुल टेक्निक्स की वजह से शिवाजी एस्केप कर गए औरंगजेब के प्रेजेंस से। और जब एस्केप कर गए तो 1674 में इन्होंने खुद को कोरोनेट किया, एक ताजपोशी करी खुद की, कहाँ पे? रायगढ़ में, ठीक है। कैपिटल हुआ करती थी रायगढ़, और रायगढ़ फोर्ट यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहीं पे इनका कोरोनेशन हुआ था। गजब का फोर्ट है, अभी तो एकदम मतलब लोग घूमने वगैरह बस जाते हैं, ठीक है। तो रायगढ़ एंड अज्यूम द टाइटल ऑफ हेंदवा धर्मोधरक, ठीक है, और इन्होंने ही यहीं पे ही छत्रपति का जो है टाइटल लिया। छत्रपति क्या होता है? एक तरह से मतलब सुप्रीम, छत्र का मतलब अम्ब्रेला, ठीक है, पति का मतलब सबका एक तरह से लॉर्ड। तो छत्रपति का टाइटल लिया किसने? शिवाजी ने 1674 में खुद को कोरोनेट करने के बाद, जो यहाँ से छूट के आया, और फिर उसके बाद 6 साल तक आगे अपना रूल कैरी फॉरवर्ड कर पाए। इनके एडमिनिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो ही वाज हेल्प्ड बाय दी अष्टप्रधान, 8 मिनिस्टर, which was unlike a collective of minister, for there was no collective responsibility, each minister was directly responsible to शिवाजी। तो जो हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे अगला सब्जेक्ट है, तो हम देखेंगे कि किस तरह से आज के समय में जो हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मंत्री परिषद हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जैसे कि हमारे राजनाथ सिंह हो गए, जैसे कि हमारे अमित शाह हो गए, स्मृति ईरानी हो गए, पीयूष गोयल हो गए, नितिन गडकरी हो गए, ये सब क्या है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक। ये लोग इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं, किसको? इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोअर हाउस ऑफ द सेशन। बताइए लोअर हाउस ऑफ द सेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। अगर आपको पता नहीं पता तो फिर आगे पता चल जाएगा जब हम लोग पॉलिटी स्टार्ट करेंगे। तो उस तरह की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अष्टप्रधान, जैसे कि हम लोगों ने अष्टदिग्गज देखे थे, बताइए किसके कोर्ट में देखे थे हम लोगों ने अष्टदिग्गज, और किसके कोर्ट में हम लोगों ने देखे थे नवरत्न? हाँ, जल्दी से बताइए किसके कोर्ट में हम लोगों ने नवरत्न देखे थे। तो अष्टदिग्गज की अगर बात करें तो हम लोगों ने केडीआर कृष्णदेव राय, और अभी हमने नवरत्न देखे किसके? अकबर। वैसे हमने चंद्रगुप्त टू एंशिएंट हिस्ट्री में भी देखे थे, बट अभी अगर हम बात करें तो अकबर के इसमें में थे, जो इनका कोर्ट था उसमें नवरत्न थे, हमने देखे थे, जैसे तानसेन, अबुल फजल, फैजी, बीरबल, टोडरमल, ये सब लोग थे, ठीक है। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय जो कि हमारे विजयनगर एम्पायर के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे। जरा बताइए केडीआर किस डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ये जरा आप कमेंट में बताइए, ठीक है। तो ये चीज़ आप समझिए कि अष्टप्रधान इनके कोर्ट में थे जिनको एडवाइस करते थे, ठीक है। देन आते हैं चौथ और सरदेशमुखी। इन दो वर्ड्स को मैं यहाँ पे अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ पे सिर्फ चौथ के बारे में, कोई नहीं, आगे लिखा होगा सरदेशमुखी के बारे में, ये लिखा है सरदेशमुखी। अब इन दोनों को जरा ध्यान से समझिए। चौथ और सरदेशमुखी दो तरह के रेवेन्यू सोर्स थे शिवाजी को, और आगे जो जितने भी रूलर थे उनको। चौथ क्या था? मराठाज एक रेडिंग कम्युनिटी थी, वो रेड करते थे, एक पर्टिकुलर रीजन को एक्वायर करते थे, लूटते थे और बोलते थे
या फिर लूटने से पहले ही बोलते थे प्लंडरिंग से कि हमें 1/4 चौथ, चौथ का मतलब क्या होता है, चौथ का मतलब चार, यानी 4 भाग, 1/4 हमें अपना जितना भी तुम्हारा कलेक्शन होता है रेवेन्यू का वो हमें पहुंचा दिया करो, हम नहीं रेड मारेंगे, नहीं दोगे रेड मारेंगे, एक्वायर करेंगे तब चौथ वसूलेंगे। तो ये पहले ही ऑफर दे दिया था। तो चौथ क्या है, 25% ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज पेड टू मराठा सो फॉर नॉट बीइंग सब्जेक्ट टू मराठा रेट, अगर नहीं चाहते हो रेट तो 25% दे दो, और अगर फिर हम आए तो लूट के पूरा ले जाएंगे और चौथ तो लेंगे ही लेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था। चौथ क्या था ये आप समझ गए होंगे, एक रेवेन्यू सोर्स था शिवाजी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। देन आते हैं सरदेशमुखी। इट वॉज एन एडिशनल लेवी ऑफ 10%, भूल जाओ उसको। सरदेशमुखी, देशमुखी, देशमुख आपने सुना होगा है ना, रितेश देशमुख एक्टर हैं, कहाँ के, महाराष्ट्र के, है ना। तो देशमुख एक कम्युनिटी हुआ करती थी, देशमुख एक कम्युनिटी हुआ करती थी जो एक तरह से हम बोल सकते हैं लैंडलॉर्ड टाइप कम्युनिटी होती थी, लैंडलॉर्ड टाइप कम्युनिटी। ठीक है, लैंडलॉर्ड, इन लोगों को 10% जितना उन्होंने कलेक्ट किया उसका 10% देना होता था। तो ये देशमुख यानी कि जो लैंडलॉर्ड होते थे, मराठा जो टेरिटरी होती थी उसी के अंदर ही थे ये लोग। ठीक है, उसी में ही जो लोग देशमुख लोग रह रहे हैं एक तरह से जमींदार लोग, वो इनको 10% देंगे। ये कौन है, चौथ वाले, ये टेरिटरी के नहीं बाहर के लोग हैं जिनको ऑफर पहले दिया जाता था कि 25% दो अपना, नहीं तो लूट मचाएंगे फिर तुम्हारे यहाँ पे। सरदेशमुखी क्या एडिशनल टैक्स है जो कि मराठा लगाते थे, किस पे, जो अंदर ही अंदर जो लैंडलॉर्ड रह रहे हैं, देशमुख लोग रह रहे हैं, उन पे जो टैक्स लगाया जाता था, दैट वाज कॉल्ड एज सरदेशमुखी। अष्टप्रधान वाला मैंने आपको बता दिया है। ठीक, अब आते हैं संभाजी पे। आई होप यहाँ तक किसी कोई डाउट नहीं होगा शिवाजी तक। अभी आते हैं संभाजी पे। बिल्कुल, सीडी देशमुख हमारे फर्स्ट गवर्नर भी थे, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ें। भी संभाजी पे आते हैं। ठीक है, संभाजी कौन थे, शिवाजी के बेटे थे। अब शिवाजी की अगर हम बात करें तो ये माना जाता है कि 8 शादियां हुई थी, उसमें से जो पहली शादी हुई थी उसके बेटे ने सबसे एल्डेस्ट सन थे संभाजी, और भी जैसे इनके ताराराम एक और बेटे थे शिवाजी के। ठीक है, ताराराम बेटे थे शिवाजी के, बट वो दूसरी शादी के बेटे थे। तो जो थ्रोन पे आए सबसे पहले वो सबसे एल्डेस्ट सन यानी संभाजी है 1680 में। अब आपको पता है कि जब शिवाजी की डेथ हो गई तो कौन बैठा है एकदम गीदड़ जैसा, औरंगजेब। तो औरंगजेब ने इनको कैप्चर किया। वो द सन ऑफ शिवाजी इज डिफीटेड राजाराम। राजाराम कौन है, शिवाजी के दूसरे बेटे, दूसरी शादी से जो बेटे हुए हैं। तो ऑब्वियस बात है इन दोनों के बीच में थोड़ा सा टसल चला और टू कम टू दी थ्रोन। तो संभाजी उसमें जीत गया। ठीक है, राजाराम यंगर सन थे शिवाजी के वॉर ऑफ सक्सेशन में। अब यहाँ पे ही प्रोवाइडेड प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट टू अकबर सेकंड, द रेबेलियस सन ऑफ औरंगजेब का ये रेबेलियस सन था। जिस तरह अगर आपको याद हो कि किस तरह से गुरु अर्जन देव ने, है ना, किसको, खुसरो खान को, वो जो रेबेलियस सन था जहांगीर को, उसको प्रोवाइड करी थी शरण और उसकी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी थी, जिसकी वजह से उनकी हत्या करवा दी थी उसने। वैसे ही अकबर टू को यहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी औरंगजेब ने। और औरंगजेब तो बैठा ही हुआ था कि भाई कैसे मराठास को एलिमिनेट करें। शिवाजी जा चुके थे तो उसने संभाजी को कैप्चर किया और संभाजी को कैप्चर करने के बाद ग्रूसम डेथ दी। ग्रूसम डेथ का मैं थोड़ा सा उदाहरण देता हूँ। जो समय ग्रूसम डेथ देते थे खासकर जो इस्लामिक कम्युनिटी वाले थे, या फिर मतलब मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि जो खासकर जो मुगल सल्तनत के थे या फिर अक्रॉस द वर्ल्ड भी जो इस्लामिक कम्युनिटी रूल कर रही थी कि अगर किसी को डराना है तो औरंगजेब का ये पर्पस था कि भाई डराना है मराठा कन्फेडरेसी को, क्योंकि उन्हीं की वजह से एक्चुअल में वो इतने सालों से, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, औरंगजेब 25 से लेकर 27 साल तक लगभग रहा साउथ इंडिया में और कभी वापस नहीं जा पाया दिल्ली। और यही उसका सबसे बड़ा एक तरह से दुर्भाग्य था। और ये चीज़ को उसने खुद भी एक्सेप्ट किया था जब वो डेथ बेड में था कि काश मुझे संभाजी के साथ नहीं करना चाहिए था, क्या नहीं करना चाहिए था। तो इसने ग्रूसम डेथ दी। ये कैसे ग्रूसम डेथ दी, पहले तो कैप्चर करके पहले ये होता था नाखून उखाड़े जाते थे। ठीक है, फिर स्किन पील ऑफ की जाती थी, आंखों में गर्म सरिया घुसेड़ जाती थी, एक्चुअल में होता था। ठीक है, तो ग्रूसम डेथ देके मराठा को शांत करने की कोशिश, डराने की कोशिश की गई, लेकिन मराठा और भड़क गए। जो मराठा थ्रोन पे बैठने के लिए अभी भी थोड़ा सा टसल चल रहा था, किसके बीच में, राजाराम, जो मैंने अभी बताया था राजाराम। ठीक है, और अभी देखेंगे जो संभाजी के बेटे थे शाहू जी। बट उन लोगों ने उसको थोड़े टाइम के लिए गिव अप करके कलेक्टिवली औरंगजेब से लड़ना स्टार्ट किया। और ये चीज़ एक्सेप्ट करी औरंगजेब ने कि काश संभाजी को, अगर मैं ये ना करके संभाजी को प्रिजन से रिलीज करके उन्हीं को ऑटोनॉमी दे देता और मुगल्स के सुजरानिटी में लाता, जो कि संभाजी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। ठीक है, कि हम मुगल्स की सुजरानिटी एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो शायद बहुत बेटर ऑप्शन रहता। और जो मुगल एम्पायर का डिक्लाइन है वो भी एक इसी औरंगजेब की मिस्टेक से हुआ, जिसकी वजह से उसने कहा कि मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा जाके। ठीक है, तो ये चीज़ रही कि संभाजी को उसने क्यों इस तरह से ग्रूसम डेथ दी। लेकिन मराठा और यहाँ पे एंगर हो जाते हैं और राजाराम अब आते हैं। राजाराम कौन है, संभाजी के भाई हैं, बट एक्चुअल में हाफ ब्रदर है। हाफ ब्रदर इन द सेंस कि दोनों लोग के फादर तो सेम है शिवाजी, बट मदर सेम नहीं है। और राजाराम के बारे में ऐसा ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। फिर इनके आते हैं, बस ही सक्सीडेड द थ्रोन विद द हेल्प ऑफ मिनिस्टर से रायगढ़। तो उनके बाद वही आते हैं राजाराम, 17 में मृत्यु हो जाती है और 1698 में इनकी। और इसके बाद आती है इनकी जो वाइफ है राजाराम क्रिएटेड न्यू पोस्ट, याद करने की जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा, बस देख लो कि प्रतिनिधि। जैसा अभी मैंने अष्टप्रधान बताया था तो उसमें आपको अष्टप्रधान रटने की जरूरत नहीं, कौन क्या कैसे था इसी से मैंने नहीं बताया वो। ठीक है, प्रतिनिधि इन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट की, यानी अष्टप्रधान में एक और नई पोस्ट क्रिएट हो गई प्रतिनिधि। ठीक है, तो टोटल मिनिस्टर्स अभी 9 हो चुके थे। अब इनकी वाइफ आती है ताराबाई, इनकी डेथ के बाद। ताराबाई एक्चुअल में रूल कर रही थी किसके नाम पे, ताराबाई के जो एक तरह से बेटे थे, या फिर जो राजाराम, वाइफ थी ताराबाई की, तो राजाबाई और राजाराम और ताराबाई, राजाबाई, तो राजाराम और ताराबाई के जो बेटे थे उनका नाम था शिवाजी थी सेकंड। तो वो थ्रोन पे बैठे थे बट वो माइनर थे, बहुत छोटे थे उम्र में, इसलिए उनके नाम पे ताराबाई रूल कर रही थी। बट अब शाहू जी को जो है ये इनको प्रिजन में डाल दिया गया था। पहले तो ये शाहू जी कौन है, संभाजी के बेटे हैं। मैं आपको थोड़ा सा फिगर इनका मतलब फैमिली ट्री दिखा देता हूँ मैं, शिवाजी का किस तरह से फैमिली ट्री कुछ था ताकि मन में कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। शिवाजी थे, ठीक है, शिवाजी के 2 बेटे थे समझ लो। ठीक है, संभाजी और राजाराम। ठीक है, राजा राम। तो पहले थ्रोन पे कौन है, संभाजी, देन राजाराम है। राजाराम की जो वाइफ है उनका नाम है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे राजाराम करके, ऐसे हम लोग रीजनिंग बनाते हो ना। राजाराम की वाइफ थी ताराबाई और इनके बेटे थे कौन, शिवाजी थी सेकंड, जो कि बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, कि भाई शिवाजी से सेकंड कौन थे, बिकॉज ये एक तरह से कभी थ्रोन पे बस बैठे और उनके नाम पे ताराबाई रूल कर रही थी। तो संभाजी के बेटे थे शाहू जी,
संभाजी के बेटे थे शाहू जी, जिन्होंने काफ़ी टाइम तक रूल किया। ठीक है, तो शाहू जी अब आते हैं और शाहू जी को जब प्रिजन से रिलीज कर दिया गया जो मुगल एम्परर था बहादुर शाह, बिकॉज उसने वो मिस्टेक को रियलाइज कर लिया था जो औरंगजेब ने करी थी, कि वो चीज़ अगर औरंगजेब संभाजी के साथ ना करता, वही चीज़ बाद में बहादुर शाह ने शाहू जी के साथ करी कि प्रिजन से रिलीज करके उनको बोल दे कि भाई आप मुगल सजरनिटी एक्सेप्ट कर लो, बस बात खत्म। ठीक है, और जब भी अगर हमें कुछ फॉरेन इन्वेजन हो तो आप हमें हेल्प करोगे। जैसे कि यही टेन्योर में अगर आपको याद हो, कल मैंने बताया था 1739 में 1739 में किसका इन्वेजन होता है, नादिर शाह, जिसने क्या क्या प्लंडर किया था, क्या क्या लूटा था, पीकॉक थ्रोन, कोहिनूर डायमंड, ये लूटा था। फिर 1748 में अहमद शाह अब्दाली, जिसका एक तरह से मिलिट्री गवर्नर है, जो कि अफगान है, नादिर शाह तो पर्शियन था ईरान से, ये अहमद शाह अब्दाली अफगानी था, तो इसने अटैक किया। ठीक है, तो वो अटैक के टाइम पे यही थे शाहू जी। ठीक है, तो ही डिफीटेड ताराबाई इन दी बैटल ऑफ, नॉट डिफीटेड बाई, ही डिफीटेड ताराबाई इन दी बैटल ऑफ खेड़, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बस थोड़ा सा देख लो। ठीक है, अब आते हैं बालाजी विश्वनाथ। ये कौन है बालाजी विश्वनाथ? इनके बेटे हैं क्या शाहू जी के? नहीं, जिस टाइम शाहू जी रूल कर रहे थे उसी टाइम एक पेशवा हुआ, यहाँ से पेशवाशिप स्टार्ट हुई। पेशवा कौन होते थे? चीफ मिनिस्टर, और यहाँ से अब पेशवा एक तरह से पावरफुल कम्युनिटी के रूप में एमर्ज होंगे और यही अब रूल करेंगे मराठास पे, मराठा पूरे जो टेरिटरी है उसमें। तो पेशवा कौन है? प्राइम, सीएम लिख दिया यहाँ पे मैंने, पीएम। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है या फिर कमांडर इन चीफ है किसके? मराठा कम्युनिटी के। तो शाहू जी क्या है? शाहू जी एक तरह से रूलर है और उनके प्राइम मिनिस्टर कौन है? बालाजी विश्वनाथ। तो प्राइम मिनिस्टर क्या बोलते हैं? पेशवा। ये काफी इंपॉर्टेंट कम्युनिटी थे, बिकॉज बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो ही बिगान हिज करियर एज अ स्मॉल रेवेन्यू ऑफिशियल के तौर पे ये थे। ठीक है, एंड वाज गिवन दी, मतलब रेवेन्यू कलेक्टिंग का मेन काम करता था, एंड ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ सेना कहते हैं, मार्कर ऑफ द आर्मी बाई शाहू जी इन 1708। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं। ही बिकेम पेशवा इन 1713 में पेशवा बने, एंड मेड द पोस्ट ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल एज वेल एज हेरिडिटरी, मतलब उसको हेरिडिटरी बना दिया किसको? पेशवाशिप को। ठीक है, कि पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा। ही कंक्लूडेड, और ये जो पेशवा होते थे ये ब्राह्मणिकल कम्युनिटी से आते थे। ठीक है, ब्राह्मण होते थे। ही कंक्लूडेड एन एग्रीमेंट विद सैयद ब्रदर्स किंग मेकर 1719 बाई विच द मुगल एम्परर फारूक सियार रिकॉग्नाइज्ड शाहू एज द किंग ऑफ स्वराज। तो कल मैंने आपको बताया था लेटर मुगल्स में फारूक सियार ये थ्रोन पे बैठा था, किसकी हेल्प से? दो भाई थे सैयद, उनको बोलते हैं सैयद ब्रदर्स। जब ये चीज़ हुआ क्या कि फारूक सियार को थ्रोन पे बैठाया किसने? ठीक है, किसने बिठाया? तो एक तरह से यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, कंक्लूड द एग्रीमेंट विद द सैयद ब्रदर्स किंग मेकर बाई विच द मुगल एम्परर फारूक सियार रिकॉग्नाइज्ड किंग शाहू एज द किंग ऑफ स्वराज। तो एक्चुअल में यहाँ पे जो भी क्या लिखा हुआ है मैं उसको थोड़ा सा साइड करिए, यहाँ पे मैं आपको चीज़ बताता हूँ, उसको समझिए। तो सैयद ब्रदर्स की हेल्प से फारूक सियार थ्रोन पे बैठा था। ठीक है, फारूक सियार जब थ्रोन पे बैठा, ठीक है, तो और भी मैंने आपको कल बताया था कि फारूक सियार इनके हिसाब से चल नहीं रहा था सैयद ब्रदर्स के हिसाब से। ठीक, तो सैयद ब्रदर्स ने इसको मरवा दिया। अब जब मोहम्मद शाह रंगीला को थ्रोन पे बैठाया सैयद ब्रदर्स ने, तो मोहम्मद शाह जो रंगीला है उसको ये चीज़ समझ आ गई, मोहम्मद जो शाह जिसको रंगीला के नाम से भी जानते हैं, कि जिस तरह फारूक सियार को मरवा इस तरह हमको ही मरवा सकते हैं। तो इस वजह से बालाजी विश्वनाथ की हेल्प लेके सैयद ब्रदर्स को मरवाया गया। ठीक है, तो बस ये थोड़ी सी ये चीज़ है, एज सच इससे कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब आते हैं बाजीराव द फर्स्ट। बाजीराव द फर्स्ट कौन है? बालाजी विश्वनाथ के बेटे। अभी भी साहू जी हैं, विश्वनाथ की डेथ हो गई, अभी भी साहू जी हैं। साहू जी कौन है? जो रूलर है, यानी कि संभाजी के बेटे हैं। ये थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हो रहा होगा, वैसे क्या रटना है, याद करना है, वो आपको बताता चल रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है। बाकी जितना हम आगे बढ़ेंगे और ये बालाजी और ये शिवाजी टाइप होता रहेगा तो मैं अवॉइड करूँगा बहुत ज़्यादा आगे, तो अभी थोड़ा सा देख लीजिए, बिकॉज ये शुरुआत वाली जो चीज़ें वो इंपॉर्टेंट है। फिर तो मैं आपको जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है एंड देन एंग्लो मराठा वॉर, उसमें सिर्फ डेट और वो नाम बता दूंगा, नहीं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, जिसके से जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे इस में वो ट्री बना दिया था। मैं फिर से उस चीज़ को रिपीट कर देता हूँ कि शिवाजी के दो बेटे राजाराम और शंभाजी को औरंगजेब ने मरवा दिया। दिन राजाराम आते हैं, उनकी वाइफ ताराबाई आती हैं, लेकिन उसके बाद जो शंभाजी के बेटे थे शाहू जी आते हैं। शाहू जी के अंडर एक पेशवा रहे बालाजी विश्वनाथ, जो कि काफी प्रोमिनेंस में, मतलब काफी इंपॉर्टेंट जिन्होंने रोल प्ले किया एडमिनिस्ट्रेशन में। जब उनके बाद आते हैं उनके बेटे बाजीराव द फर्स्ट, ये बहुत बहुत प्रोमिनेंट रूलर थे। ये माना जाता है शिवाजी से भी काबिल थे ये बाजीराव फर्स्ट, लेकिन इनका नाम हम क्यों नहीं जानते वो भी अभी हम लोग देखेंगे। तो बाजीराव फर्स्ट की अगर बात करें तो ही वाज द एल्डेस्ट सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ, जो कि पहले पेशवा थे। तो बाजीराव वन कौन है? ये शाहू जी की जगह नहीं आए, बाजीराव वन है दूसरे पेशवा हमारे। ठीक है, और इनके बारे में आप मैं जितना मतलब बोलूँ उतना कम है। जब जहाँ पे इन्होंने रेड करी वहाँ उसको हराया, ये था इनका सीन। और जो मूवी आपने देखी है ये बाजीराव मस्तानी, वो एक्चुअल में इन्हीं पे बेस्ड है, बाजीराव दी फर्स्ट पे। ये मस्तानी कौन है? तो बुंदेलखंड के एक राजा हुए। ठीक है, तो उनकी ही बेटी थी एक्चुअल में ये जो है बाजीराव दी फर्स्ट, उन्होंने हेल्प करी थी उस बुंदेलखंड के राजा की अगेंस्ट दी मुगल रूलर्स। तो वहाँ पे सबसे पहले तो इनको थोड़ा सा एक तरह से पार्ट ऑफ लैंड दे दिया गया, इनको ग्रांट कर दी गई, मैंने कि मनसब ग्रांट कर दिया गया। एंड देन अगर हम देखें तो ये मतलब इसके बारे में एक्चुअल में हमारे पास ट्रू स्टोरी तो नहीं है, कैसे क्या लव स्टोरी रही, बट हाँ ये माना जाता है कि उन्हीं की बेटी थी ये। ठीक है, जिससे इन्होंने शादी करी। खैर, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और एल्डेस्ट सन थे बालाजी विश्वनाथ, तो बाजीराव दी फर्स्ट, इन्होंने बहुत मतलब एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि छत्रपति शिवाजी के टाइम पे कुछ इतनी टेरिटरी थी, जितनी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ना, बस रफली इतनी समझ लो। और इनके टाइम पे बाजीराव दी फर्स्ट के टाइम पे इतनी टेरिटरी थी। अब समझ सकते हैं कि कितना इन्होंने टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट किया होगा। इन्होंने निजामुल मुल्क, जो असफ जाह है, जो पहला निजाम है हैदराबाद का, ठीक है, रूलर ऑफ हैदराबाद को निजाम टाइटल दिया जाता था, तो फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद, फर्स्ट रूलर ऑफ हैदराबाद, जिसको अशफ जाह के नाम से जानते हैं, इसको पहले हराया। ठीक, और इससे ट्रीटी ऑफ दोराहा सराई साइन करी। रेड मारा दिल्ली में, दिल्ली मतलब मुगल में, समझ रहे हैं आप, मतलब यहाँ से उठ के जो मुगल्स की सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर रखी थी, दिल्ली में जाके रेड मारी। और इस समय कौन था? मोहम्मद शाह, वही रंगीला। नादिर शाह का जब इन्वेजन हुआ, अहमद शाह का जब इन्वेजन हुआ, बाजीराव वन ने जब इन्वेजन किया, तो मोहम्मद शाह ही था, ये ध्यान रखना। ठीक, तो 1737 में उन्होंने रेड मारी दिल्ली में, और रेड ऐसे मारी, मतलब ये था कि बहुत ही एबल रूलर भी थे। था ये कि यहाँ पे हुआ सादत खान करके, कहाँ पे? यहाँ पे रूलर हुआ अवध का सादत खान। ठीक है, ये जो सादत खान था ये मुगल्स के साथ अलायंस में था, यानी मुगल्स के साथ ही रहता था। ठीक है, तो मुगल्स की भी इसने भी सुजरेनिटी एक्सेप्ट कर रखी थी। और जब यहाँ पे इस चीज़ के बारे में पता चला दिल्ली में मोहम्मद शाह को कि अटैक होने वाला है, तो इसकी हेल्प मांगी, और ये हेल्प के लिए आया। ठीक है, अपनी पूरी सेना के लिए। और यहाँ से जो गए कौन? बाजीराव दी फर्स्ट, तो उन्होंने बहुत ही टैक्टिकली यहाँ पे प्ले किया और अ पार्ट ऑफ हिज आर्मी उसको यहाँ पे भेज दिया अंडर यशवंत राव होलकर,
यहाँ पे भेज दिया। और इससे सादत खान जो है, जो यहाँ पहुंच चुके थे बैक टू पवेलियन, उनको लगा हो हमारे यहाँ अटैक था, तो वहाँ उनको बचाने गए थे, चलो भाइयों, तो ये पीछे गए, लेकिन एक्चुअल अटैक यहीं पे था, ठीक है, समझ नहीं पाए। और जब यहाँ पे गए तो ये जो अपनी मेन आर्मी वो लेकर यहाँ पे पहुंचे और यहाँ पे अटैक किया और यहाँ पे एक्चुअल में थ्रोन पे बैठ गए। चाहते तो उस समय पे यहीं पे जम जाते और एक तरह से मुगल्स को वहाँ से एलिमिनेट कर सकते, तो कर ही दिया था, ऑलमोस्ट हरा ही दिया था, ऑलमोस्ट क्या हरा ही दिया था। बट कुछ रीजन थे जिसकी वजह से वापस लौट आए, मुगल को फिर से उसकी एक तरह से राजगद्दी सौंप के, काफी सारे रीजन से। बिकॉज यहाँ पे उस समय ये बिकॉज 1737 में गए थे ना, याद रखिए 1739 में किसका इन्वेजन हुआ था दिल्ली में, नादिर शाह का। तो ये इसके बारे में इनको भी पता था, बाजीराव फर्स्ट को, और ये भी पता था कि नादिर शाह के पास कितनी फोर्स है, ये उनको पता था कायदे से। तो इस वजह से और भी कुछ रीजन थे, ये जो यहाँ पे रूलर बैठे, मतलब जो हमारे थे शाहू जी, बिकॉज अभी भी शाहू जी थे, बाजीराव तो पेशवा है ना, बालाजी विश्वनाथ के बेटे दूसरे पेशवा, तो शाहू जी ने भी इनको वापस बुला लिया था कि अभी वापस आ जाओ, वो चीज़ नहीं करनी है, ठीक है अभी तो। बट एक्चुअल में एक तरह से पूरा चाहते तो उस समय यहाँ से गवर्न की जा सकती थी चीज़ें, और बट उस समय कंडीशन ऐसी नहीं थी शायद, ठीक है। तो 1739 में इन्वेजन होता है उसका, किसका, नादिर शाह का। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि उन्होंने दिल्ली में भी रेड किया, सक्सेसफुल रेड की, ठीक है। इसके इन्हीं के टाइम पे बाजीराव फर्स्ट के टाइम पे डिफरेंट मराठा कन्फेडरेसी बन गई। मराठा कन्फेडरेसी इन दी सेंस, जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने डेक्कन सुल्तान के बारे में पढ़ा था, डेक्कन किंगडम, जैसे यहाँ पे विजयनगर था, ऊपर डेक्कन था, तो अब बहमानी किंगडम जिसको हम बोलते हैं ना, डेक्कन, डेक्कन तुम्हें तो पूरा आ जाएगा, तो उसमें विजयनगर भी आएगा और ये बहमानी किंगडम। तो बहमानी किंगडम हमने देखा था अलाउद्दीन बहमान शाह ने जो है बहमानी किंगडम की स्थापना करी थी। देन हमने देखा था लेट 15th सेंचुरी में 1488 के टाइम पे ये 5 डिफरेंट जो डायनेस्टीज है उसमें बट गया था, बेरार, बिदर, बीजापुर, गोलकोंडा, अहमदनगर, इनमें बट गया था, जहाँ डिफरेंट डायनेस्टीज ने रूल किया था। वैसे ही समझ सकते हो वहाँ पे तो क्या था, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुए थे जिसकी वजह से वो क्रिएट हुआ था। यहाँ पे ये पहले क्रिएट हुए देन कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए। क्या कॉन्फेडरेसी, जैसे कि इनका था बाजीराव वन का, कि इन्होंने बहुत टेरिटरी ऑक्यूपाई तो कर रखी थी, बट जो एक चीज में कमी रह गई वो थी एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इनको कंसोलिडेट करने की। बिकॉज इतना बड़ा पार्ट ऑफ टेरिटरी तो मुगल्स के पास भी नहीं था जितना बाजीराव वन ने एक्वायर कर लिया था। लेकिन ये क्या करते थे, रेड मारते थे, बस उनको चौथ से मतलब था, बस चौथ दे दो हमें, ठीक है, बस इससे इनको मतलब था। वहाँ पे डिफरेंट जो छोटी छोटी डायनेस्टीज थी उनको वहाँ पे बिठा दिया, जिनको कि मराठा कन्फेडरेसी बोला गया। पुणे में कौन बैठे थे, पुणे में पेशवा कम्युनिटी बैठी थी, बड़ौदा में गायकवाड़ बैठे थे, नागपुर में भोसले, इंदौर में होलकर और ग्वालियर में सिंधिया बैठे थे। आज भी आप जानते हैं ना ज्योतिरादित्य सिंधिया, तो इसी कम्युनिटी से आते हैं मराठा कन्फेडरेसी। देन यही कारण है कि इनके बीच में इंटरनल स्ट्राइफ बढ़ी और मराठा जो कन्फेडरेसी या फिर मराठा किंगडम जो बाजीराव वन के टाइम पे पीक में था, विद इन 40 ईयर्स गायब हो जाता है और ब्रिटिशर्स के अंडर में आ जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ तक हमें थोड़ी सी चीज़ें ध्यान से समझनी थी, आई होप आप चीज़ें समझ गए होंगे, ठीक है। किसी कुछ डाउट होगा तो बताएंगे। और ही वॉज, अब इसके बाद आते हैं बाजीराव, ठीक है। चलो अभी डाउट पूछ लेना, अभी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कर लेते हैं, ठीक है। तो इनके बेटे थे, इसके बाजीराव फर्स्ट के बेटे थे बालाजी बाजीराव। वैसे तो इनके और भी बेटे थे, जैसे जो बाजीराव मस्तानी, मतलब बाजीराव फर्स्ट और जो मस्तानी जी थी, तो उनके बेटे थे शमशेर बहादुर। प्रेजेंट डे यूपी में कानपुर के पास, कानपुर और हमीरपुर के पास एक जगह पड़ती है बांदा करके, बुंदेलखंड वाले रीजन में, वहीं पे इनको ग्रांट किया गया था बाजीराव फर्स्ट को। ये कुछ एक तरह से बोल सकते हैं जागीर या फिर मनसब किया गया था, या लैंड, पार्ट ऑफ लैंड इनको ग्रांट की गई थी, ठीक है। और वहीं पे ही शमशेर बहादुर जो है यहीं पे शिफ्ट हो गए, तो शमशेर बहादुर यहीं पे थे, ठीक है। आज भी बांदा में अगर आप जाओ तो उनके मतलब मिलते हैं वो, ठीक है, डिसेंडेंट्स। खैर तो उस चीज़ को स्किप करिए। तो इनके जो दूसरे बेटे थे बालाजी बाजीराव, ये अब आते हैं थ्रोन पे। इनको नाना साहब के नाम से भी जानते हैं। ड्यूरिंग हिज टेन्योर थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट, और ये है बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे, अब हुआ कुछ यूँ कि 17 मतलब अगर मैं बात करूँ इस टाइम पे 1748 में अहमद शाह अब्दाली का पहला इन्वेजन होता है। अहमद शाह अब्दाली कौन है, मैंने आपको बताया था, नादिर शाह के अंडर में एक मिलिट्री जनरल था जो कि 1740, और वो एक अफगान था, ध्यान रखना, ठीक है, ही वॉज एन अफगान। तो हुआ कुछ यूँ, यहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन बनी कि जब वो यहाँ पे लूट के गया ना अहमद शाह अब्दाली, तो ये उसने मुल्तान वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे अपने बेटे को बिठा दिया। ये उस समय मराठा वाले गए और इसको वहाँ से मतलब पहले दिल्ली में गए, दिल्ली में वो अपना स्थापित किया और यहाँ पे इसको भी हटा दिया, इसको भी एलिमिनेट कर दिया। ये चीज़ अहमद शाह अब्दाली को अच्छी नहीं लगी कि उसके बेटे को, तो वो बदला लेने आया। जब बदला लेने यहाँ पे आया वो दिल्ली, ठीक है, मतलब छोटी सी चीज़ थी कि वो लोग यहाँ से इसको हटा दिए, वो बदला लेने आया, ठीक है। लेकिन यहाँ से मराठास भी एंगर होकर पहुँच गए, ठीक है, यहाँ पे कि मतलब बदला लेने आया और यहाँ पे एक इनके मतलब जो भी मराठा बैठा हुआ था यहाँ पे उसको मार डाला, किसने, अहमद शाह अब्दाली। तो ये लोग यहाँ से बदला लेने पहुंचे, और जब यहाँ से बदला लेने पहुंचे तो ना सिर्फ बदला लेने पहुंचे ये, बल्कि अपने साथ 2 लाख पिलग्रिमेज को भी लेके गए, लोगों को लेके गए कि चलो आओ, जहाँ पे महाभारत का युद्ध हुआ था, पिलग्रिमेज जिन आप जानते होंगे, जहाँ पे रिलीजियस प्लेसेस जो होती हैं, इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेसेस, जैसे हमारे लिए जैसे उज्जैन हो गया, ठीक है, हमारे लिए अमरनाथ यात्रा हो गई, तो ये हमारी क्या पिलग्रिमेज है, जैसे कि इस्लाम धर्म में हज की यात्रा होती है वैसे। तो ये लोग इन 2 लाख लोगों को लेके गए, और जब यहाँ से लोग लेके गए लोगों को, तो ये मान लीजिए आप दिल्ली है, ठीक है, ये दिल्ली है। जब अहमद शाह अब्दाली यहाँ पे था तो ही वॉज फॉर द सर्टेन टाइम, मेरठ वाला जो रीजन है वहाँ पे ये था, अलायंस बनाने के लिए गया था। जब ये लोग यहाँ पे आए, कौन, यहाँ पे यमुना रिवर है, तो जब ये यहाँ पे आए उस समय मतलब आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग फ्लड का टाइम चल रहा था, प्रोबेबली सितंबर का टाइम ऐसे ही, तो यहाँ पे फ्लडिंग का टाइम चल रहा था बहुत ज़्यादा, कहाँ पे, यमुना रिवर पे। तो ना तो ये यहाँ पे आ सकता था, ना तो यहाँ पे जा सकते थे, तो ये थोड़ा सा इधर पे माइग्रेट किया और पिलग्रिमेज के साथ पूरी आर्मी को लेकर कहाँ पे गए, जहाँ पे ये हमारा जो बैटल ऑफ महाभारत है वो हुआ था, ठीक है। प्लस यहाँ पे ये भी माना जा रहा था कि यहाँ पे जो खुरासन वाला जो प्रोविंस है, यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली, इसने जो लूटपाट मचा के यहाँ से ले गया था उसको सब यहाँ पे स्टोर कर रखा है, बिकॉज ये लोग, इनके पास रिसोर्स क्रंच भी हो रहा था, तो इसलिए भी वहाँ पे गए थे। जब यहाँ पे ब्लड का वो मतलब एक तरह से फ्लड का अपने रिसीड किया और ये लोग यहाँ पे थे, कौन, यहाँ पे मैं इस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ कि रेड से ड्रॉ कर रहा हूँ मराठा को और ग्रीन से ड्रॉ करूँगा किसको, अहमद शाह अब्दाली को। तो अहमद शाह अब्दाली वॉज बैक टू दिल्ली, वो बैक टू दिल्ली यहाँ पे आ गया था, ठीक है। और जब ये चीज़ पता चली तो ये लोग भी वापस आए, और जब वापस आए तो मेरी ड्राइंग जो इतनी खराब है कि अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो उसके लिए मैं माफी चाहूँगा, लेकिन मैं समझाने की तो पूरी आपको कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे इस तरह से मानिए कि अहमद शाह अब्दाली था, ठीक है, और यहाँ पे थे आपके मराठास वापस आ रहे थे, ये दिल्ली है और मराठास ऊपर से नीचे उतर रहे थे। अब यहीं बीच में जगह पड़ती है पानीपत, हरियाणा में, और यहीं पे हुआ वॉर। अब ये जो वॉर है, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, इट इज वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर इन द एंटायर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, हम बोल सकते हैं, नॉट इन इंडिया। इतने लोगों की डेथ हुई कि आप इमेजिन में नहीं कर सकते हैं। जो ये फिगर है दिया जाता है 2 लाख से लेकर 5 लाख लोगों की मृत्यु हुई, और उसमें से मोस्टली ये जो पिलग्रिमेज की मैं जो बात कर रहा हूँ वो भी थे। अब इसमें हुआ कुछ यूँ कि इस बैटल में इनके टाइम पे तो हुआ बालाजी बाजीराव के टाइम पे, लेकिन ये लड़ने नहीं गए थे, क्यों,
क्योंकि ये शादी में भी जीती, दूसरे शादी कर रहे थे अपने। तो अपने जो सबसे बड़ा बेटा था विश्वास राव, जो कि उस समय 17 साल की उम्र कैसी था, ठीक है, विश्वास राव, और सदाशिव राव भाऊ, जो इनके एक तरह से मिलिट्री जनरल थे, सदाशिव राव भाऊ, इनको भेजे थे ये। और जब इनको भेजे तो इन दोनों लोगों की यहाँ पे हो गई मृत्यु। और ये वॉर इसलिए डेडलीस्ट थी कि जो मैंने पूरा सिनेरियो समझाने की कोशिश की, वो इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको, ताकि ये समझा सकूँ कितना डेडलीस्ट था। क्यों? क्योंकि होता ही है, जैसे फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आ गए, ये कौन है, ये आपके मराठा। मराठा वापस तो जा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे है ना उनका गढ़ तो, और अहमद शाह अब्दाली वो वहाँ वापस कहाँ जाएगा, उसका गढ़ तो यहाँ पे है। तो यानी अगर इसको वहाँ पे जाना है ऐसे, तो मराठा को साइड, मतलब इनके एक तरह से नहीं कि तुम्हें अगर यहाँ से जाना है तो हमारी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, उस टाइप वाला सीन हो गया। और मराठा को यहाँ जाना है तो अहमद शाह अब्दाली की लाश से गुजरना पड़ेगा। तो कोई इनके पास चारा ही नहीं था रिट्रीट का कि लोग कदम पीछे भी हटा लें, लड़ना ही था इनको। और क्योंकि मराठास के पास रिसोर्स क्रंच भी हो रहा था, बिकॉज इनके पास 2 लाख पिलग्रिमेज थे, उनको भी खाना खिलाना था, आर्मी को भी खाना खिलाना था, तो इस वजह से इनको बैटल भी तुरंत लड़ना था। और यहाँ पे हार होती है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में, मराठास लॉस्ट। और जिसमें मतलब इसका और भी डीप है, अगर मैं डीप में अपना नहीं जा रहा हूँ, कि यशवंतराव होलकर ने मतलब ट्रेचरी कर दी थी, मिल गए थे इनके साथ जो अहमद शाह अब्दाली वाली फोर्स है, और मतलब छोड़ के भाग गए थे। पहले तो ये माना जा रहा था कि मराठास ही जीत जाएंगे, बट एक्चुअल में जीत हुई किसकी? अहमद शाह अब्दाली की। अब जीत भले अहमद शाह अब्दाली की हुई, दैट डजंट मीन कि अहमद शाह अब्दाली ने कोई बहुत कुछ कॉन्कर कर लिया, उसका भी उतना ही डैमेज हुआ, वैसे समझ लो। थोड़ी सी उसकी जितनी आर्मी थी उसमें से बहुत ही थोड़ा सा कंपोनेंट बचा, और जब थोड़ा सा कंपोनेंट बचा, मराठा भी एक तरह से एकदम खत्म हो चुके थे, इनके लिए बहुत डेडलीस्ट वॉर था। यहीं से डिसाइड हो गया था कि ना तो मराठा रूल करने वाले हैं दिल्ली में, ना तो अब अहमद शाह अब्दाली रूल करने वाला है, कोई अफगानी रूल करने वाला है, रूल करेंगे कौन? ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो मराठास की यहाँ पे हो जाती है हार। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि कब खेला जाता है? इन द ईयर 1761, 1761 में, विच वॉज वन ऑफ द डेडलीस्ट वॉर। यहाँ तक अब किसी कोई डाउट हो तो पूछिए। देन हम इसके बाद बढ़ेंगे किसमें? अब हम बढ़ेंगे एंग्लो मराठा वॉर में, उसको तुरंत खत्म करेंगे। बिल्कुल गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक का यूज़ करते थे मनीष। गुरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में ये है कि जब आपके पास इतनी आर्मी नहीं होती तो आप थोड़ा सा, आपके पास जो आर्मी आती है आप मारते हो, तुरंत छिप जाते हो, उसके लिए मराठा जाने जाते थे। ठीक है, तभी मैंने बताया रेडिंग कम्युनिटी। तान्हा जी मिस हो गया, अब ये मत देखो तान्हा जी मिस हो गया, कान्हा जी मिस हो गया, इतने तान्हा जी कान्हा जी कि अब दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका। ठीक है, इसलिए मैंने बहुत ही सिलेक्टिव ही आपको बताया, और उसी में कुछ लोगों का तो दिमाग ख़राब हो गया होगा, मुझे इतना लगता है, इतना तो मुझे पता ही है। पिलग्रिमेज क्यों गए थे? क्यों गए थे मतलब कभी गए नहीं थे। अब मतलब तुम कहीं घूमने जाते हो, क्यों घूमने जाते हो? तुम कहीं वर्शिप करने जाते हो, क्यों जाते हो? सर वाइस प्रेसिडेंट की मिमिक्री करके दिखाओ, अच्छा। और जिसके भी दिमाग से अगर मतलब ऊपर चीज़ें गई हों, तो मैंने आपको पहले ही बताया था इसीलिए, ठीक है, कि बाजीराव और इतना सुन के कुछ लोगों के दिमाग से ऊपर जाएगा। तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था किसके बीच में? मराठास वर्सेस अफगान्स के बीच में हुआ था ये वॉर। किसके बीच में हुआ था? मराठास वर्सेस अफगान्स। अफगान का लीडर कौन था? अफगानी लीडर था अहमद शाह अब्दाली, जिसको कि अहमद शाह दुर्रानी के नाम से भी जाना जाता है। तो कंफ्यूज मत होना, दोनों सेम ही हैं। अगर कभी पूछ ले मराठास की फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था, तो एक्चुअल में लीड कर रहे थे सदाशिव राव भाऊ। ठीक, कब ये युद्ध हुआ था? 1761 में, ख़त्म। बस इतना रटना है। वो मैंने इतना सब कुछ इसलिए समझाया था ताकि आपको ये सारी स्टोरीज़, इसलिए मैंने आपको बताई ताकि आपको याद रहे लंबे समय तक। आपको ऐसे याद रख सकते हैं, वेल एंड गुड। ठीक, आगे बढ़ते हैं अभी। बस आपको इतना याद रखना है। तब एंग्लो मराठा वॉर, अब मैं ज़्यादा इतना नहीं करूँगा बिकॉज मुझे पता है उतना आप लोग डाइजेस्ट कर नहीं पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इतना समझ लो कि ये कब हुआ? ये हुआ आपका 1775 से लेके 1782 तक। इसका पीछे का रीज़न बस इतना समझ लो कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट। अब वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट मैं समझाने जाऊँगा नहीं, ठीक है। अगर तुम्हारा उतने में दिमाग ख़राब हो गया ना, तो इतने में तो पक्का तुम्हारा दिमाग ख़राब हो जाएगा कि कौन कैसा क्या था। बस ऐसे समझ लो कि एक रघुनाथ राव थे जिनको पेशवा बनना था, और वो पेशवा बन नहीं पा रहे थे। तो इसलिए रघुनाथ राव ब्रिटिशर के पास गए, और ब्रिटिशर ने बोला ठीक है हम तुम्हारी हेल्प करेंगे पेशवा बनने में, और तुम्हें भी हमारी हेल्प करनी होगी। इस तरह की चीज़ें थी। तो रघुनाथ राव नाम याद रखने का, और याद रखना। और इस समय एक नाना फडणवीस हुए, नाना फडणवीस, जो कि एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर थे, और वो फडणवीस नहीं चाहते थे कि रघुनाथ राव क्या बने? पेशवा बने। ठीक है, तो ये इस तरह से चीज़ें चल रही थी, और ये वॉर हुआ। और ये वॉर हुआ एंड कन्वे, एक ट्रीटी हुई वडगांव में, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वडगांव। ये पहले ट्रीटी हुई, एक्चुअल में मराठाओं की हुई जीत, ठीक है, बिकॉज उनको लीड कर रहे थे नाना फडणवीस, और हार हुई किसकी? ब्रिटिशर की। बट एक्चुअल में उस समय ब्रिटिशर में, जब हम लोग कल पढ़ेंगे, तो 3 कन्फेडरेसीज एक तरह से ब्रिटिशर में बोल सकते हैं होती थी। एक तो यहाँ पे बंगाल में, एक यहाँ पे
बॉम्बे में और एक यहाँ पे मद्रास में, ठीक है। तो ये जो बंगाल में बैठा तो उसने एक्सेप्ट नहीं किया, जो कि वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग ने बोला ऐसे कैसे, हम हार एक्सेप्ट नहीं करते, हम अपनी और फोर्स भेज रहे हैं। जब फोर्स भेजी तो एक तरह से ये बैटल न्यूट्रल साइड में एंड हुआ और ये ट्रीटी ऑफ सालबाई से ख़त्म हुआ, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालबाई एक तरह से ब्रिटिशर की हम बोल सकते हैं थोड़ी जीत ही आप कंसिडर कर सकते हो। तो ट्रीटी ऑफ सालबाई याद रखिएगा कब हुई, ये 1782 में हुई, आफ्टर द फर्स्ट बैटल ऑफ फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। ये एंग्लो का मतलब क्या होता है, एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज, मराठा मतलब मराठा, एंग्लो का मतलब होता है अंग्रेज यानी इंग्लिश, जो यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको हम एंग्लो बोलते हैं। तो आप जब वर्ड सुनेंगे, कल भी मैं आपको बताऊंगा, एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे, एंग्लो अफगान वॉर पढ़ेंगे, तो वो सारे जो एंग्लो का मतलब है, एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिशर्स, सिंपल, ठीक है। ट्रीटी ऑफ सालबाई हो गई, पहला वो ये ख़त्म। अब आते हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर। अब इस ट्रीटी में एक चीज़ थी, ट्रीटी ऑफ सालबाई में, कि 20 साल तक कोई एक दूसरे को हाथ तक नहीं लगाएगा, पीस मेंटेन करके रखेंगे, और वही हुआ। 1782 से 20 साल अगर बात करें, 1802 ट्रीटी ख़त्म हो गई। तो अब 1803 में बोलते हैं ब्रिटिशर की ट्रीटी तो ख़त्म हो गई, अब पीस तो किसी बात का है नहीं, तो जल्दी से एक काम करो, सब्सिडियरी अलायंस साइन कर लो। सब्सिडियरी अलायंस क्या है वो कल मैं आपको बताऊंगा, अभी के लिए इतना समझ लो कि इसके तहत जो ब्रिटिशर होते थे वो अब ये बोलते थे कि अपनी जो मतलब आपका जो टेरिटरी है उसका जो कैपिटल है उसमें हमारी फोर्स रहेगी, हमारी आर्मी रहेगी, हमारे तुम्हारे कोर्ट में हमारा एक परमानेंट बंदा रहेगा, बिना हमें पूछे तुम किसी के साथ अलायंस नहीं कर सकते हो, ट्रीटी नहीं कर सकते हो, और हम तुम्हें मतलब अपनी वेल ट्रेंड प्रोफेशनल आर्मी वो करेंगे, ठीक है। तो इन्होंने साइन तो कर ली, जो इसको हम बोलते हैं सब्सिडियरी अलायंस या फिर ट्रीटी ऑफ बसेन, ठीक है। एक्चुअल में ट्रीटी ऑफ बसेन हुई थी एक, कब, 1802 में, और उसके थ्रू इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस को एक तरह से उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। और जब कर लिया तब इनको पता चला कि इनके साथ तो इनका तो कट गया है, और जब इनको ये पता चला कि इनका कट गया है तो उस समय रूलर हुआ करते थे बाजी राव दी सेकंड, बट ये बाजी राव दी फर्स्ट जितने मतलब की तरह बिल्कुल नहीं थे। बाजी राव दी फर्स्ट बहुत एबल थे और ये बहुत ही अनएबल, आप इसे समझ सकते हो, थे, ठीक है। और जब, क्योंकि 1800 तक डेथ भी हो चुकी थी नाना फडणवीस की, जो कि इनको एक तरह से सारी चीज़ें सिखा पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो उनकी भी डेथ हो चुकी थी। जब इनको ये पता चला कि इनका कट गया है, तो इन सारी मतलब जो अभी कन्फेडरेसीज थी, अब ऐसे समझ लो जो ये अभी मैंने आपको कन्फेडरेसीज बताई थी, कौन, सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, भोसले, सब आपस में लड़े मरे जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा यूनाइट हुए कि यार हमारे साथ दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी अब कुछ कर नहीं पाए ब्रिटिशर्स ने इनको हरा दिया सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर में कायदे से, और सब के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन की, सिंधिया के साथ अलग, इनके पेशवा के साथ अलग, भोसले के साथ अलग, तो ये चीज़ ध्यान रखना। और जो हमारे शिवाजी थे ना पहले, जो सबसे पहले शिवाजी, वो भोसले ही थे, ध्यान रखना। लेकिन तब ये कन्फेडरेसी वाला बहुत ज़्यादा कुछ एमर्ज होकर नहीं आया था, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना, मराठाज लॉस्ट, ठीक है, मराठास की हो गई हार, और सब के साथ अलग अलग ट्रीटी अब साइन करी, ठीक है। ट्रीटी आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ऐसे अभी ट्रीटी पूछा जाता नहीं है कि भाई किसके साथ कौन सा ट्रीटी साइन किया, लेकिन अगर पूछ ले तो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। वैसे उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है, ठीक है। ट्रीटी ऑफ एक राजघाट साइन हुई, ठीक है, होलकर्स के साथ की, और एक आपकी ट्रीटी ऑफ देवगांव साइन करी, ठीक है, भोसले के साथ, देवगांव, ये किसके साथ करी, 1803 में भोसले के साथ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो थोड़ा सा, ठीक है। अब आते हैं द लास्ट वॉर एंड द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस लेक्चर, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। अब हुआ ये, जब इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस एक तरह से साइन कर लिया, सब्सिडियरी अलायंस का मतलब क्या है अभी मैंने बताया, वैसे तो कल मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन लाया, जैसे वेलेस्ली लाया था, वैसे सबसे पहले तो फ्रेंच गवर्नर जनरल डुप्ले लाया था, बस इसको वेलेस्ली ने इंट्रोड्यूस किया, तो सारी चीज़ें कल देखेंगे। लेकिन अभी बस एक सिंपल इतना तो समझ गए होगे कि इसमें आपको यानी रूलर को ये बोला जाता था कि हमारी यानी ब्रिटिशर आर्मी रहेगी, ठीक, आपको अपनी आर्मी डिस्बैंडन कर देनी है, निकाल देनी है। जब हम अपनी आर्मी निकाल देंगे तो हमारी आर्मी जाएगी कहाँ, याद करिए एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक कराची एक्सपीडिशन जब करना चाह रहे थे, खुरासान एक्सपीडिशन करना चाह रहे थे, तो उसके लिए पहले से ही आर्मी ढेर सारी रिक्रूट कर ली थी, लेकिन पता चला अब तो कर ही नहीं पाएंगे, डिसबैंडन करी उन्होंने, क्या की, लूट मार मचाई इधर उधर एरियाज़ में। वैसे ही अभी वो तो ठीक है उन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा कर लिया था, यहाँ तो भाई पूरा ही हटा दिया, मतलब, और ये सिर्फ यही नहीं थे, और भी काफ़ी मतलब रूलर्स ने ये एक्सेप्ट कर लिया था। तो जब ये चीज़ हो गई तो भाई जितने इंडियन हैं जो यहाँ पे एक तरह से आर्मी का में हैं, या फिर ब्राह्मण्स भी हो गए, वो भी तो कोर्ट में हैं, उनको भी आपको हटा देना है, तो वो सब क्या गए, मेनली तो सोल्जर्स थे जिनको तलवार चलाना आता था, और उन्होंने फिर तलवार कहाँ चलाई, आसपास के जो क्षेत्र हैं, और वहाँ पर लूट मार मचानी चालू करी, और इनको बोला गया, इस कम्युनिटी को पिंडरी कम्युनिटी बोला गया, पिंडरी। और इस पिंडरी कम्युनिटी जो कि लूट मार मचा रही थी, ब्रिटिशर बिल्कुल खुश नहीं था, बिकॉज उन पर भी लूट मार मच रही थी, तो इसलिए उन्होंने पिंडरी पे अटैक किया। और जब इन्होंने इन पर अटैक किया तो ये मराठास को बात अच्छी नहीं लगी, और ये मराठा की जो सॉवरेनिटी है उस पर उनको हर्ट लगा
कि पिंडरी तो हमारे लोग हैं और हमारे लोगों पे आप अटैक कैसे कर सकते हो। और इसको लेके फिर मराठा फिर से वॉर पे आ गए, किसके साथ, ब्रिटिशर के साथ। और इस बार अगेन उनकी हार हुई और ये डिसाइसिव वॉर था। 1817 से लेके 1818 तक ये वॉर रहा और ये डिसाइसिव वॉर था। डिसाइसिव इन द सेंस कि अब यहाँ से कोई वॉर नहीं, ख़त्म है मराठा वाला जो सिस्टम है, अब यहाँ से अब एक तरह से ख़त्म। कैसे ख़त्म? जो बाजीराव द सेकंड है, बाजीराव द सेकंड, इनको कैप्चर करके भेज दिया जाता है हमारे पास मतलब यहाँ पे हमारे कानपुर में एक जगह है बिठूर, जो कानपुर से हम लोग जानते होंगे, ठीक है, गंगा के किनारे है बिठूर। और यहाँ पे इनको भेज दिया गया परमानेंटली और यहाँ से मराठा का जो पूरा किंगडम उस पर लग गया फुल स्टॉप। पेशवाशिप गई, ख़त्म कहानी। अब बताओ कि सब चीज़ें ठीक हैं, सब मतलब दिमाग सही सलामत है धुआं तो नहीं निकल रहा है? तभी मैंने यहाँ पे उतना ज़्यादा नहीं, मैं समझ गया था यहाँ थोड़ा धुआं निकल आया था, वही टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे थर्ड जो बैटल ऑफ पानीपत उसको थोड़ा सा ये समझाया था। और इसी वजह से मैंने एंग्लो मराठा वॉर में इतना डीप नहीं गया चलो हाँ, ऑल क्लियर। आज मुझे ऑल क्लियर का मतलब कुछ और लग रहा है सारा कुछ ही क्लियर हो गया दिमाग से, ऐसा कुछ लग रहा है मुझे, है ना। चलो अभी क्वेश्चंस करो। पहला क्वेश्चन मोई मोई, और थर्ड वाला यार मैंने बताया नहीं आई थिंक ना, मोई मोई, हाँ मोई मोई हो गया। थर्ड सॉरी, थर्ड वाला मैंने बताया नहीं। थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद एक चीज़ नोट कर लेना, ट्रीटी ऑफ मंदसौर हुई थी, ठीक है। थर्ड के बाद इस चीज़ को नोट कर लेना, ट्रीटी ऑफ मंदसौर, ठीक है, ये हुई थी, बस इस ट्रीटी को ध्यान रखना। चलिए, तो इन विच ईयर वॉज द सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर वॉज फॉट बिटवीन द किंगडम ऑफ मैसूर एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में बात हो रही है, कब हुआ था? तो ये हुआ था इन विच ईयर वॉज ये सॉरी, ये एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में पूछ रहा है, मुझे लगा मराठा के बारे में, ठीक है। तो ये अभी हम लोगों ने मैसूर पढ़ा नहीं है, कल पढ़ेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज एसोसिएटेड विद द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ द मराठास। तो क्या था मराठा का टैक्सेशन सिस्टम जो हम लोगों ने देखा था, जल्दी से बताइए। पर स्टोरी से ज़्यादा सही लगा सर। अच्छा, किसी को सही लगा, किसी को नहीं लगा, कोई नहीं। रिकैप अभी कर देते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, गुरु जी पूछ रहे हैं आप, तो अभी रिकैप भी कर देंगे, आंख बंद करके हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। तो चौथ एंड सरदेशमुखी, चौथ क्या था, 1/4 टैक्स यानी 25% देना था, जो दूसरी टेरिटरी थी, नहीं तो रेड मारेंगे। सरदेशमुखी क्या था, विद इन टेरिटरी जो लैंड लॉर्ड्स थे उनको देना था क्या, एडिशनल जो है, एडिशनल जो 10% लेवी होता था वो देना होता था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, डैश बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा एम्पायर आफ्टर द पेशवाज वॉन ओवर शिवाजी। पेशवाओं द्वारा शिवाजी पर विजय प्राप्त करने के बाद डैश मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई, क्या बन गई, नागपुर, उज्जैन, बड़ौदा या फिर पूना। तो आफ्टर दी पेशवाज वॉन ओवर शिवाजी, तो मतलब जब पेशवा लोग आ गए, शिवाजी के टाइम पे नहीं, जब पेशवा शिप आ गई तब पूना को कैपिटल बना दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज किल्ड बाई छत्रपति शिवाजी इन द बैटल ऑफ प्रतापगढ़। तो बैटल ऑफ प्रतापगढ़ में शिवाजी ने किसको मारा था, अफजल खान, असगर खान, शाइस्ता खान या फिर शुजा खान। तो ये मारा था, शाइस्ता खान नहीं थी, अफजल खान थे, ठीक है। अफजल खान यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुआ था, उसमें अफजल खान को मारा था, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इन द ईयर डैश द मराठा एम्पायर सीज टू एग्जिस्ट विद द सरेंडर ऑफ मराठास टू ब्रिटिश एंडिंग द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। जल्दी से बताइए सर। अफजल खान एक्चुअल में यहाँ पे जो मैंने आपको वो बताए थे ना, बहमानी सल्तनत, उसमें से एक बीजापुर था, ठीक है, जो कि 1686 में कॉन्कर कर लिया था, औरंगज़ेब ने एक्वायर कर लिया था। तो उसी में एक आदिल शाही डायनेस्टी थी और उसी का रूलर था आदिल शाह, ठीक है। उसने अफजल खान को बोला था इनको हरा के आने के लिए, और अफजल खान पेल दिए गए, ठीक है। इन द ईयर, इन विच ईयर मराठा ने कब कर लिया, तो 1792, 1811, 1818 या फिर 1806। तो सही आंसर क्या होगा आपका, 1818, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर आपका हो जाता है ख़त्म और ट्रीटी ऑफ मंदसौर होती है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी एंड सोयराबाई नेम्ड देयर सन डैश। तो शिवाजी और सोयराबाई का कौन बेटा था, तो एक्चुअल में सोयराबाई इनकी सेकंड वाइफ थी, 8 बीवियों में से आज से दूसरी बीवी थी इनकी सोयराबाई, ठीक है। और इनके बेटे थे राजा राम, ना कि शंभाजी, बिकॉज मैंने आपको बताया था शंभाजी पहली जो उनकी वाइफ थी उनके बेटे थे, और उनकी पहली वाइफ का नाम क्या था, साईबाई नाम था। तो शिवाजी सन फ्रॉम साईबाई वॉज नेम्ड एज व्हाट, संभाजी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। साईबाई और शिवाजी के बेटे थे संभाजी, ठीक है। और
थोड़ा सा मतलब मराठा इस वजह से मुझे पता नहीं क्यों इंपॉर्टेंट लगता है, क्योंकि अभी आपको पता है कि हमारी नेशनलिस्टिक गवर्नमेंट है ना, और थोड़ा शिवाजी पे ज़्यादा फोकस रहता है गवर्नमेंट का हमारा, और होना भी चाहिए। द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉट बिटवीन, तो किसके बीच में लड़ा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत? अफगान्स एंड मुगल्स, अफगान्स एंड टर्क्स, मराठाज एंड अफगान्स, मराठाज एंड मुगल्स। तो हमें पता है कि मराठाज और अफगान्स के बीच में लड़ा गया था, और अफगानी फोर्सेस कौन लीड कर रहा था, जल्दी से आप कमेंट में बताएंगे। और मराठा फोर्स को कौन लीड कर रहा था? तो अफगानी फोर्स को कौन लीड कर रहा था? अहमद शाह अब्दाली या फिर अहमद शाह दुर्रानी, ठीक है। और मराठास को कौन लीड कर रहा था? मराठास को लीड कर रहे थे सदा शिवराव भाऊ और बालाजी बाजीराव के जो बेटे थे विश्वास राव, बट वो लीडर नहीं थे एक्चुअल में, लीडर सदा शिवराव ही थे, ठीक है। विच अमंग दी फॉलोइंग लिटरेटर वॉज इन दी कोर्ट ऑफ बुंदेला रूलर छत्रसाल? तो ये वही बुंदेला रूलर हैं छत्रसाल, जिनकी बेटी हैं ये मस्तानी, ठीक है। एंड ऑल्सो इन दी कोर्ट ऑफ शिवाजी एंड औरंगजेब। तो कौन था वो लिटरेटर जो इनके कोर्ट में भी था? छत्रसाल के जो बुंदेला राजा थे, शिवाजी के और औरंगजेब के। केशवदास पद्मकार भूषण या फिर बालकृष्ण शर्मा। तो ये थे कवि भूषण, इनका पूरा नाम था, ठीक है, कवि भूषण। तो ये थे तीनों लोगों के कोर्ट में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आज। ड्यूरिंग हुज पीरियड वर टू न्यू पोजीशंस टाइटल्ड पंत प्रतिनिधि एंड हुकूमत पन्हा एडेड टू दी अष्टप्रधान मंडल? तो किसके टाइम पे ऐड हुई थी, जल्दी से बताइए। छत्रपति संभाजी, छत्रपति राजाराम, पेशवा बालाजी विश्वनाथ या फिर पेशवा बाजीराव वन? तो हमने देखा था कि एडिशनल पोजीशन ऑफ प्रतिनिधि किसके टाइम पे क्रिएट हुई थी? राजा राम के टाइम पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राजा राम। क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन डिड शिवाजी हैड इट्स छत्रपति टाइटल कब अडॉप्ट किया था इन्होंने? जल्दी से बताइए, सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं। उन्नति, बादल, प्रियांशु, सृष्टि, शिवानी, रिया, धीरज। चलो, तो अगर हम बात करें छत्रपति टाइटल, उन्होंने जब औरंगजेब की प्रिजन से वापस निकले 1674 में, इन्होंने छत्रपति का टाइटल लिया और खुद को एक तरह से छत्रपति घोषित किया, ठीक है, ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट रूलर घोषित किया, ना कि अंडर द रूलर्स ऑफ मुगल। अंडर द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन द टाइटल फॉर द प्राइम मिनिस्टर वॉज? तो प्राइम मिनिस्टर का क्या टाइटल था, बताइए जल्दी से। और पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो पेशवा टाइटल था, और पहले हमारे पेशवा कौन थे? ये थे विश्वासनाथ, ठीक है, विश्वासनाथ, और इन्हीं के बेटे थे बाजीराव दी फर्स्ट, बाजीराव मस्तानी वाले। क्वेश्चन नंबर 14, विच मराठा वॉरियर डाइड इन द सक्सेसफुल डिफेंस ऑफ द सिन्हागढ़ फोर्ट फाइटिंग अगेंस्ट द मुगल आर्मी? तो मुगल आर्मी कौन? औरंगजेब। और औरंगजेब की जो आर्मी है उसको औरंगजेब नहीं लीड कर रहा था, ये एक राठौर रूलर थे, वो लीड कर रहे थे। और उस टाइम पे शिवाजी थे, और शिवाजी की भी जो मराठा फोर्स थी उसको शिवाजी नहीं लीड कर रहे थे, उनका एक मतलब एक मिलिट्री कमांडर था जिनका नाम था तानाजी मलुसरे, ठीक है, ये लीड कर रहे थे, तानाजी मलुसरे, और इनकी मतलब डेथ हो जाती है उसमें, तानाजी मलुसरे की। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, विच ट्रीटी वॉज साइंड एज अ रिजल्ट ऑफ थर्ड एंग्लो मराठा वॉर बिटवीन ब्रिटिश एंड होलकर चीफ? तो कौन सी ट्रीटी साइन हुई थी? मैंने आपको एक ही बताई है, पुरंदर नहीं। पुरंदर तो एक्चुअल में अगर आपको याद हो तो ये सबसे पहले साइन हुई थी 1665 में, किसके बीच में? 1665 में औरंगजेब और शिवाजी के बीच में, जब हमारे ये क्या बोलते हैं वो राजा जयसिंह ने बुलाया था, तो 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है, ठीक है। और ग्वालियर नहीं, सूरत नहीं, जैसे ट्रीटी ऑफ मंदसौर या फिर ट्रीटी ऑफ मांदेश्वर, वही है, ठीक है। क्वेश्चन 16, आफ्टर शिवाजीज डेथ इफेक्टिव पावर इन द मराठा स्टेट वॉज वाइडेड, नो, ठीक है, मतलब चौड़ी हो गई, बाई अ फैमिली ऑफ चित्तपावन ब्राह्मण्स हु सर्व्ड शिवाजी सक्सेसर एज पेशवा, विच सिटी बिकेम द कैपिटल ऑफ द मराठा किंगडम? तो कौन सी कैपिटल सिटी बनी अंडर द पेशवा? हमने अभी पहले भी देखा, पूना, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 16, वॉर बिटवीन मराठाज एंड अहमद शाह अब्दाली टुक प्लेस इन? कहाँ पे हुआ था ये वॉर और कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन द ईयर 1761, ठीक है। और जरा बताइए सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ था, जल्दी से। द फर्स्ट फोर्ट वॉज कैप्चर्ड बाई शिवाजी, तो पहला फोर्ट कौन सा था? पुरंदर का था, रायगढ़ का था, तो तोरना का था, या फिर कोंडाना का था? सर हाँ, ये आपकी बैच की क्लासेस है, ठीक है। तो पहला किला जिस पर शिवाजी ने कब्जा किया, तो ये कौन सा होगा हमारा? तोराना फोर्ट, ठीक है, फिर तोरना फोर्ट भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी में आंसर होगा। ये महाराष्ट्र में थे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, हाँ, अगर पूछ ले कि किस एज में, तो ये इनकी उम्र पता है तब 16 साल की थी। तो मुझे बताइए उनकी एज मतलब किस ईयर में कॉन्कर किया होगा, बताइए जल्दी से गेस करके। जब इनकी उम्र 16 साल की थी, जब इन्होंने तोरना को कैप्चर किया था, तो इन किस साल में कैप्चर हुआ होगा? तो इनका जन्म कब हुआ? 1630 में मैंने आपको बताया था, तो उम्र कितनी हुई, मतलब ये कब हुआ होगा? 1646 में, 1646। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट पेशवा ऑफ द मराठा एम्पायर? तो लास्ट पेशवा कौन थे मराठा एम्पायर के? तो ऑप्शन है आपके माधव राव, सॉरी नारायण राव,
माधा राव द सेकेंड, रघुनाथ राव या फिर बाजी राव दी फर्स्ट। तो अगर हम बाजी राव दी सेकेंड। तो अगर हम बात करें रघुनाथ राव तो कौन थे? रघुनाथ राव वही थे जिनकी वजह से फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर हुआ था। आंसर ये होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो मैंने बताया था बाजीराव दी सेकंड उतने ही वीक रूलर थे जितने बाजीराव द फर्स्ट एबल रूलर थे, ठीक है। और इन्हीं को फिर बिठूर में लास्ट में क्या किया गया था? बिठूर में भेज दिया गया था, जाओ वहीं पेंशन रिसीव करना आप आराम से। ऑप्शन नंबर डी खत्म, ठीक। अब चलिए जल्दी से समराइज कर लेते हैं वो चीज़ें जो आपको याद रखनी है, वो मैं समराइज कर देता हूँ एक बार, देन किसी कोई डाउट होगा तो पूछ लेगा, ठीक है। तो वो चीज़ें कुछ इस तरह से हैं। शिवाजी सबसे पहले आते हैं, ठीक है, मराठा एम्पायर में। शिवाजी का जन्म 1630 में होता है शिवनेरी फोर्ट में। इनकी माँ का नाम जीजाबाई था और फादर का नाम शाहजी भोसले था, शाहजी भोसले, जिन्होंने सर्व किया था शाहजहाँ के अंडर पे। फिर हमने पढ़ा देखा कि किस तरह इनके औरंगजेब के साथ कॉन्फ्लिक्ट थे। 1665 में ट्रीटी ऑफ पुरंदर साइन होती है, लेकिन उसी जब ये जाते हैं पुरंदर ये साइन करने के लिए, आगरा फोर्ट में कैप्चर कर लिया जाता है, प्रिजनर बना लिया जाता है, देन रिलीज़ किया जाता है, मतलब सॉरी रिलीज़ नहीं किया था ये, मतलब वहाँ से भाग निकलते हैं जैसे तैसे। और 1674 में ये